हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूदम सक्सेस क्लासेस। तो बेटा, जैसा कि बीसीए फर्स्ट ईयर का आज एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का पेपर था और आपको अंतिम प्रार प्रोवाइड कराया गया था और वैसे भी बहुत इजी सब्जेक्ट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही होंगे कि जिनका अच्छा ही पेपर हुआ, बहुत सारे क्या बल्कि सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि सबका बहुत इजी मतलब बहुत अच्छा गया होगा और इजी आ रहे हैं इस बार पेपर फर्स्ट ईयर के। हालांकि जो इस बार सेकेंड ईयर में है, अगर वो फर्स्ट ईयर के पेपर को देख रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा गुस्सा यहाँ पर आ रहा होगा AQ2 के ऊपर, क्योंकि उनके टाइम पर काफी टफ आए थे एग्जाम। लेकिन इस बार बीसीए फर्स्ट ईयर के सभी पेपर बहुत इजी आ रहे हैं। उसी सीरीज में आज जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का पेपर था, अंतिम प्रहार भी जो देख गया होगा उसने भी बहुत अच्छे से कर लिया होगा, और जो केवल वन शॉट देख गया होगा वो भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आया होगा। इजी पेपर था और थ्योरी है पूरी, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कि क्या था पहला क्वेश्चन, मेंशन एनी टू इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की दो इंपॉर्टेंस यहाँ पर बतानी थी। और पूछा था नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, और एनर्जी आपको तो पता ही है, दोनों बता ही रखे थे, रिन्यूएबल भी और नॉन रिन्यूएबल भी। तो जो हम जिन्हें रिन्यू नहीं कर सकते वो हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं हमारे एनर्जी के। नेक्स्ट पूछा था मेंशन टू सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के दो सोर्स पूछा था। आप तो मल्टीपल सोर्स बता सकते हैं वाटर पॉल्यूशन के, जैसे वेस्ट मटेरियल हमारा निकल के आता है, जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, इस तरीके से बताने थे यहाँ पर। डिफाइन एसिड रेन, एसिड रेन का पूरा आपको पढ़ाई रखा था डिटेल में, तो बस यहाँ पर सिंपल डिफाइन करना था एसिड रेन। एसिड रेन मतलब यही कि जब पॉल्यूशन की वजह से मतलब एयर में कुछ एयर पॉल्यूशन हो जाता है, जिसकी वजह से जब फर्स्ट टाइम जो हमारी रेन होती है उसमें काफ़ी मतलब एक सल्फ्यूरिक एसिड एक्चुअल में होता है, वो मिलके आ जाता है वाटर में, तो उसे हम एसिड रेन बोल देते हैं यहाँ पर। नेम टू पॉल्यूटेंट्स एमिटेड बाय ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल से जो हमारे एमिट होते हैं पॉल्यूटेंट्स, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो रिलीज होता है, जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो इस तरीके से आप बता सकते थे यहाँ पर, वही बताने थे यहाँ पर, पॉल्यूटेंट्स दो के नाम बताने थे यहाँ पर। नेक्स्ट क्या था आपका, मेंशन एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पूरा बता रखा था, डिटेल में पढ़ा रखा था। ये दोनों जगह क्वेश्चन दिया है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। अभी आगे आप देखेंगे लॉन्ग में भी दे रखा है, ठीक है। 1986 जो प्रोटेक्शन एक्ट आया था, किसके बाद आया था? भोपाल त्रासदी जो हुई थी, वहां पर जो लीक हुई थी मीथेन, एक फैक्ट्री में जो गैस लीक हुई थी मीथेन, जिसकी वजह से काफी सारे वहां पर डेथ हुई थी। तो उसके बाद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में आया था, जिसका जो आया था 1986 में, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि हाउ डज वुमेन एजुकेशन अफेक्ट पॉल्यूशन ग्रोथ, तो वुमेन एजुकेशन किस तरीके से अफेक्ट करती है पॉल्यूशन ग्रोथ को, या वुमेन एजुकेशन के क्या रोल हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, सारी चीजें डिटेल में पढ़ा रखी हैं। वन शॉट भी जो देख के गया होगा बहुत इजीली कराया होगा, पेपर में कुछ था ही नहीं इसमें। क्या पूछ रहा है, इंपैक्ट ऑफ फूड एंड शेल्टर नीड्स ऑन एनवायरनमेंट, मतलब शेल्टर नीड और फूड नीड जो है उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है या इंपैक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट पर, ये था। नेक्स्ट, आर्सेनिक प्रॉब्लम ड्रिंकिंग वाटर में, आर्सेनिक प्रॉब्लम जो ड्रिंकिंग वाटर में एक्चुअल में होती है, यानी कि हमारा जो सॉइल पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से जो वाटर में हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है पीना पानी वो वाला वाटर, तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करता है। तो हेल्थ पे क्या उसके इंपैक्ट पड़ते हैं और क्या प्रॉब्लम एक्चुअल में क्रिएट करता है, वो यहाँ पर एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट पूछ रहा है कि डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ सॉइल पॉल्यूशन ऑन एग्रीकल्चर एंड हेल्थ, एग्रीकल्चर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर सॉइल में पॉल्यूशन हो रहा है तो हमारी जो पैदावार एक्चुअल में होती है वो धीरे धीरे घट रही है, तो उसमें फिर क्या करा जा रहा है, फर्टिलाइजर्स वगैरह बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऐड करा जा रहा है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर ये सब्जेक्ट मैंने ऐसे पढ़ाया कि अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा ना, तो अपने लाइफ से रिलेट करके पढ़ाया तो चीजें लॉन्ग टाइम तक याद भी रहती हैं और पेपर में भी इसी तरीके से लिखना होता है, ठीक है। अगर आपने अपने आप से फील करके चीजें पढ़ी होंगी तो बहुत आसानी से लिख के आ गए होंगे। रोल पूछ रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्या ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है, कहां से रिलीज हो रही है, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, जितने भी कूलिंग वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे, रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, सब ये CF से रिलीज करते हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है ये वाली जो गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जिससे क्या हो रहा है, हमारे जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं सन से, वो क्या हो रही है, अगर डिप्लीट हो रही है हमारी ओजोन लेयर जो हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज से, जो कहां से आ रही है, सन से, अगर वो हमारी ओजोन लेयर खत्म हो जाती है धीरे धीरे, एक होल बन चुका है उसमें जो वाइड होता जा रहा है धीरे धीरे, अगर ज्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी सन से वो हमारी बॉडी पर डायरेक्ट अगर आएंगी, बॉडी पर पड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं स्किन कैंसर वगैरह होने के या मल्टीपल डिसीज होने के चांसेस वहां पर रहेंगे, ठीक है। डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ पॉल्यूशन ग्रोथ ऑन नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट, तो बहुत सिंपल था सेक्शन बी भी, कोई सा भी कर लिया होगा, सारी इजी क्वेश्चन है, मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ सिलेबस आपको दिखा हो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसमें ज्यादा दिमाग लगाना होगा, मतलब अगर आप अपनी लाइफ से रिलेट करके भी लिख के आए होंगे ना, तो भी बहुत इजीली बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर आए होंगे वहां पर एग्जाम।
अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डिस्कस द एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑन माइनिंग एक्टिविटी, मतलब जो खुदाइयां होती है, जैसे आजकल जो लेटेस्ट में न्यूज़ चल रही है, अगर मैं आपको बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है किसके लिए, अरावली के लिए, कि 100 मीटर से नीचे उसमें क्या है माइनिंग के लिए उन्होंने परमिशन दे दिया। तो वही है कि माइनिंग मतलब वही है कि उन्हें खदान जो खोदाइयाँ होती हैं, जो मिनरल्स जो हमारे निकाले जाते हैं खोद के, वही चीज़ें होती हैं। तो वही जो अरावली के साथ में हो रहा है, वही उसका क्या इफेक्ट है, वही तुम्हें यहाँ पर रिलेट करके बताना था। अगर अरावली खत्म होगी तो क्या होगा वो पता ही है आपको। नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स एंड गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। सतत विकास मतलब ये था इसमें कि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से यूज करें कि अगली वाली जनरेशन के लिए भी वो सेव रहें। ऐसा नहीं कि हम खत्म कर दें, अगली वाली जनरेशन देखे कि उसे कुछ मिला ही नहीं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार बताया मैंने कि इंपॉर्टेंट है, जब पढ़ाया तब भी बताया आएगा आएगा आएगा, और हर बार आता भी है। 3 साइकिल दे रखी है, नाइट्रोजन साइकिल है, सल्फर साइकिल है। तो सल्फर साइकिल, इनमें से एक साइकिल हर बार आती है आपके एग्जाम में, तो तीनों में से तो सल्फर इस बार आ गई है यहाँ पर। नेक्स्ट फॉरेस्ट डिप्लेशन, बार बार बताया फॉरेस्ट डिप्लेशन क्या है, क्यों है, उसका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसे रोकना चाहिए, किस वजह से, कैसे रोकना चाहिए, बहुत सारी चीजें पूरा डिटेल में बताया था, बहुत अच्छे से पढ़ाया था पूरा सब्जेक्ट, ठीक है। नॉइस पॉल्यूशन, मल्टीपल टाइप के पॉल्यूशन आपके सिलेबस में दे रखे थे, तो उसमें से नॉइस पॉल्यूशन यहाँ पर पूछ लिया है। पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी बता रखा है, किस तरीके से जो हमारे घर से निकला हुआ कचरा होता है, जो सॉलिड वेस्ट होता है, उसे किस तरीके से हमें डंप करना है, किस तरीके से कहाँ पर उसे डालना है, वो पूरा डिटेल में बता रखा है। अगर नहीं करेंगे, कहीं भी घेर देंगे, तो उससे क्या जो ह्यूमंस है उनकी हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, हमारे एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ता है, सब चीजें बता रखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। दोनों ही दे दिए, दोनों ही बता रखे हैं। क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रही है, पॉल्यूशन की वजह से। पॉल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है, हमारी वजह से, ठीक है। तो मैंने सब्जेक्ट पढ़ाते हुए अगर आप पढ़े हैं तो ध्यान दिया होगा, तो आपको समझाने की भी बहुत कोशिश करी है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल में रखें। अगर आप नई जनरेशन है, आप अगर अभी से लगेंगे कंट्रोल करेंगे, तो इन फ्यूचर आप देखेंगे आपका फ्यूचर भी ब्राइट होगा, और आपके जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन होगी उसका फ्यूचर थोड़ा सा ठीक होगा। वरना आजकल तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, हर तरफ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, एयर इंडेक्स आप देख ही सकते हैं इस टाइम पर, एयर क्वालिटी इंडेक्स आप चेक कर सकते हैं इस टाइम सर्दियों में कितना हो रखा है। अपनी जगह का, कहीं का भी देख लो आप अपनी जगह का, नेट पे सब पता चल जाता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पब्लिक अवेयरनेस इन कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल इश्यूज। ये देखो, ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है जो मैं अभी आपसे बता रहा हूँ कि पब्लिक अवेयरनेस का क्या रोल है। मतलब पब्लिक को हम अगर अवेयर करें अपने एनवायरमेंटल इश्यूज से, जो हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, यानी कि जो पॉल्यूशन ही एक्चुअल में मेन, उससे अगर हम अवेयर कराएं पब्लिक को, तो उसका क्या रोल पड़ेगा। तो वही रोल होगा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम चाह रहे हैं वो हमें मिल पाएगा, ठीक है, सतत विकास। और नेक्स्ट क्या है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो भी हेल्दी रह पाएगी, वरना अनहेल्दी होते जा रहे हैं सब, ठीक है। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन ये भी वही चीज़ है जो पब्लिक अवेयरनेस है, वही चीज़ यहाँ पर भी आती है कि हमारा जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो वही सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, पॉल्यूशन से अवेयर कराना, किस तरीके से सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना है, मतलब जो भी ऐसी चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही हैं। जैसे हम चाहे तो फॉरेस्ट का डिप्लीशन हो रहा है वो देख लें, किसी भी तरीके से, चाहे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, या कुछ इस तरह के जो गैसेस हैं जो हम रिलीज कर रहे हैं, चाहे वो अपने ऑटोमोबाइल के थ्रू रिलीज हो रही हों, या अपने घर में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, कूलिंग वाले इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, उनके थ्रू हो रही है। तो उन चीज़ों से अवेयर कराना है एक्चुअल में, ठीक है। वो यही मेन उसके ऑब्जेक्टिव है और यही उनके प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इस क्वेश्चन की बात मैं कर रहा था, 2 मार्क्स में भी दिया है और 7 मार्क्स में भी दिया। तो बहुत सिंपल पेपर था बेटा, और अगर आप दे के आए हैं पेपर, कैसा आपका पेपर हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अंतिम प्रहार जो देख के गया था केवल वो ही बताइएगा उसका पेपर कैसा हुआ, और जो बच्चा वन शॉट देख के गया था वो ही बताइएगा कैसा हुआ। नेक्स्ट एंड लास्ट पेपर आपका बच रहा है, जिनका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स नहीं देना जिनको, उनका बस एक पेपर और बच रहा है, और जिनको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स देना है उनका 2 पेपर बच रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये आपका हो गया है। नेक्स्ट पेपर जो है आपका वो भी इजी है। कौन सा पेपर है, आई थिंक मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, कौन सा पेपर है नेक्स्ट आपका कमेंट करके बताइएगा, और तैयारी में लग जाइएगा। परसों ही पेपर है, मिलते हैं बेटा परसों को उस पेपर के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।